हेलो एंड वेलकम टू यंग मेंस करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में, और ये हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। और आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि किस तरीके से फीमेल के अंदर ओवम या फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हमें पूरी तरीके से अच्छे से कवर करेंगे oogenesis का प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप एप्लीकेशन पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के मेन टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं और समझते हैं oogenesis का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम oogenesis के बारे में बात करें तो oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर। ठीक है, सो फीमेल ओवरी के अंदर यानी फीमेल गोनेट के अंदर फीमेल गैमिट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसी को हम oogenesis बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि फीमेल का जो गैमिट होता है उसको हम ओवम बोल रहे हैं, इसलिए ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोला जाता है, oogenesis बोला जाता है। ठीक है, सो कैसे डिफाइन कर रखा है मैंने कि oogenesis क्या है। oogenesis एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको लिविंग्स के अंदर देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग्स के अंदर oogenesis जैसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि प्रेजेंट ओनली इन लिविंग। ऐसे प्रोसेस जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो oogenesis क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर ही देखने को मिलेगा, जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है और उसका मैच्योरेशन होता है। ठीक है, और ये सारा का सारा प्रोसेस फीमेल के ओवरीज या फीमेल के गोनेट्स के अंदर चल रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो oogenesis क्या है, oogenesis एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर फीमेल के जो गोनेट्स होते हैं जिनको हम ओवरीज बोल रहे हैं, उस ओवरीज के अंदर जो फीमेल गैमिट है जिसको हम ओवा या एग बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन, डेवलपमेंट और जो मैच्योरेशन होता है, इन प्रोसेस को हम oogenesis के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, या इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा इज ऑल्सो कॉल्ड एज oogenesis। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो oogenesis का प्रोसेस है वो ओवरी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में चलता है। अब ये कॉर्टेक्स रीजन कौन सा होता है अभी हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब हम ओवरी का स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना है oogenesis का जो प्रोसेस है वो ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर चल रहा होता है, यानी ओवरी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में चल रहा होता है। ठीक है, अब जनरली क्या है कि जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब क्या होता है कि जब फीमेल बेबी मदर के वॉम्ब में होती है तो उस कंडीशन में जो उसकी जो लाइफ है उसको हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ बोलते हैं, क्योंकि जो फीमेल बेबी है वो मदर के यूट्रस के अंदर है। ठीक है, और ये क्या होता है बेसिकली 4th वीक से ये सारी चीजें आपको स्टार्ट होती हुई नजर आ जाती है, यानी 4th वीक से ये सारी चीजें हम देख पाते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, यानी 4th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर आपको यहाँ पर oogenesis का जो प्रोसेस है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे, अभी थोड़ी देर में इसको बहुत ही डिटेल करेंगे। ठीक है, अभी जो oogenesis प्रोसेस है पहले स्टार्ट होती है और बीच में कुछ समय के लिए रुकती है टिल प्यूबर्टी तक, उसके बाद फिर से स्टार्ट होती है और तब तक चलती चली जाती है जब तक कि आपका मीनोपॉज ना आ जाए। ठीक है, फीमेल के अंदर जब तक मीनोपॉज ना आ जाए, यानी आफ्टर प्यूबर्टी से स्टार्ट होके कब तक चलती है, ये मीनोपॉज की कंडीशन तक ये चलती रहती है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो oogenesis है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 4th वीक से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ये पूरा जो oogenesis है वो ओवरी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है, और क्या होगा शुरुआत में जब फीमेल मदर के वॉर्म में होता है उस समय स्टार्ट होती है, और उसके बाद क्या है आफ्टर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक स्टॉप हो जाती है, एंड देन प्यूबर्टी से टिल मेनोपॉज तक दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है।
अब हम थोड़ा सा ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में भी समझ लेते हैं, सो दैट कि हमें ये आइडिया हो जाए कि कॉर्टेक्स वाला रीजन कौन सा होता है, स्टोमा वाला रीजन कौन सा है, उसके बाद जो मेड्यूला वाला रीजन है उस ये कौन सा है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम ओवरी की बात करें तो जो ओवरी का जो सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की एक लेयर देखने को मिलती है, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लेयर किसकी है, जर्मिनल एपिथेलियम की है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, चीज आपको याद रखना है। जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है जिसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम के अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब है कि जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे, ठीक है, आपको क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर देखने को मिलती है जिसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। तो इस जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे ये जो लेयर है इसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से जो सबसे आउटर रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, तो ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है उसके जस्ट नीचे वाला जो रीजन है ये आपका हो जाएगा कॉर्टेक्स, और ये जो इधर वाला जो रीजन है इसको बोल देंगे मेड्यूला। ठीक है, अब ये जो मेड्यूला वाला रीजन है, इस मेड्यूला के अंदर आपको बेसिकली क्या है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, उसके बाद नर्व्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो जो इनर मेड्यूला वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, इसके अंदर आपको लूज कनेक्टिव टिश्यूज देखने को मिल जाएंगे, ब्लड वेसल्स देखने को मिल जाएंगे, लिम्फेटिक्स देखने को मिल जाएगा, नर्व्स देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें मेड्यूला वाले रीजन में होती हैं। ठीक है, और ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन आपका दिख रहा है, इस कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा oogenesis का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में पूरा का पूरा oogenesis का प्रोसेस चलता है, ये चीज आपको याद रखना है। सो ये चीज लिखा है कि जो आउटर कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको स्टोमा बोलते हैं। उसके अलावा ओवेरियन फॉलिकल्स देखने को मिलता है, और यही फॉलिकल्स क्या है, साइक्लिक चेंजेस बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, जो ओवेरियन साइकिल होता है, वो सारा का सारा आपको इस कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर ही देखने को मिलता है। ये चीज आपको याद रखना है। सो आई होप आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है अच्छे से समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक कोई भी डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो हमारा जो oogenesis का प्रोसेस है उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम फीमेल के अंदर oogenesis की बात करें तो oogenesis 2 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसमें से एक होता है आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये जो डेवलपमेंट है बिफोर बर्थ। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है क्या होगा, बिफोर बर्थ। यानी ये चीज आपको याद रखना है, फीमेल के अंदर जो oogenesis है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। एक होता है आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट और एक होता है पोस्टनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब है कि अभी फीमेल बेबी डेवलप नहीं हुई है, अभी ये मदर के वॉम्ब में है। ठीक है, मदर के वॉम्ब के अंदर ही क्या क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, बिफोर बर्थ की बारे में बात कर रहे हैं। बिफोर बर्थ यानी हम बात कर रहे हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ के बारे में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। पोस्टनेटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आफ्टर बर्थ के बाद होने वाले चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहां पर हम बात करेंगे आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आफ्टर प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, आफ्टर प्यूबर्टी। और आपको पता है कि फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी है वो ऑलमोस्ट अराउंड 10 से 12 साल की एज के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद की हम चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि यहां पर जो भी डेवलपमेंट होगा वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर होगा। यानी जो फीमेल है, फीमेल बेबी है, वो क्या है, मदर के अभी वॉम्ब में ही है। ठीक है, अभी वो पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुई है, उस समय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पोस्टनेटल का मतलब है कि आफ्टर प्यूबर्टी, यानी फीमेल जब बर्थ हो जाता है, बर्थ होने के बाद जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन कर लेती है, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द प्यूबर्टी उसके अंदर जो होने वाला चेंजेस हैं उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, या उसको डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि oogenesis को हमें 2 पार्ट में डिस्कस करना है, प्रीनेटल और पोस्टनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट के बारे में। यानी ये वो डेवलपमेंट है जिस समय जो बेबी है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के में है। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो आपको समझना है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ की अगर हम बात करें तो जो 4th वीक होता है, 4th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ,
उसके अंदर आपको यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अच्छे से एक बार हमने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जब अगर हम बात करें, ये कंडीशन है फोर्थ वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है। तो जो फोर्थ वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ होता है, तो उस केस में जो यॉर्क सैक होता है, आपका जो यॉर्क सैक है, इस यॉर्क सैक के अंदर यहां पर आप देखेंगे तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स देखने को मिलता है, ठीक है। यॉर्क सैक के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ये आपको यॉर्क सैक के अंदर फोर्थ वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, इसके अंदर अब माइटोसिस डिवीजन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये माइटोसिस करता है, तो ये माइटोसिस डिवीजन करेगा। माइटोसिस डिवीजन करने के बाद ये अपने नंबर्स को इस तरीके से बढ़ाता है, ठीक है। इस तरीके से ये अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगा, और अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के बाद अब ये क्या करेगा, ये जो नंबर अब इनका इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज करने के बाद ये फीमेल गोनेड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, यानी यॉर्क सैक के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल प्रेजेंट होगा। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइटोसिस डिवीजन करेगा, अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगा। जब इनके नंबर इंक्रीज हो जाता है तो ये फीमेल गोनाड या ओवरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी मेरा एक वीडियो लेक्चर है जो आपने देखा होगा, जिसके अंदर हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ गोनेड्स बताया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है इनिशियली क्या होता है, यॉर्क सैक में प्रेजेंट होता है, और यॉर्क सैक के बाद वो क्या है, ट्रांसफर हो जाता है या माइग्रेट करता है गोनेड के अंदर, चाहे वो मेल गोनेड हो या फीमेल गोनेड हो, ठीक है। जो ओवरी के ऊपर या टेस्टिस के ऊपर जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो सिर्फ नाम के होते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में जो सेल होता है, जिससे कि आगे जाके बेसिकली अगर हम बात करें स्पर्म या ओवम का जो फॉर्मेशन होता है, वो किससे होता है, आपके प्राइमोर्डियल जर्म सेल से होता है। और इनिशियली ये कहां प्रेजेंट होते हैं, यॉर्क सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और यॉर्क सैक से ये माइग्रेट कर जाते हैं कहां पर, ओवरी के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कहां चले जाएंगे, ओवरी के अंदर। सारे के सारे जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, इसको हम पीजीसीएस कर दें, ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहां माइग्रेट करेंगे, ओवरी के अंदर माइग्रेट करेंगे, ठीक है। अब ये जो आप बड़ा सा डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम है आपका ओवरी का, ठीक है। ये डायग्राम किसका है, ओवरी का है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस समय भी हम प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ये वो डेवलपमेंट है जिस समय जो बेबी है, जो फीमेल बेबी है, वो मदर के वॉम्ब के अंदर है या यूट्रस के अंदर है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या प्रोसेस समझ लिया कि यॉर्क सैक में प्राइमोर्डियल जर्म सेल बने थे, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइटोसिस करके नंबर बढ़ाते हैं, उसके बाद फीमेल गोनेड यानी ओवरी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां से आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये जो सेल है, ये सेल आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, इसको मैं पीजीसी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ओवरी के अंदर आ गया है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो समझनी है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये स्ट्रक्चर्स हमें नहीं पता होंगे तो कुछ हमारी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बारे में क्या पता करना है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है वो आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहां पर कैसा होता है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, यानी अगर हम बात करें तो यहां पर 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर हम डीएनए के अमाउंट के बारे में बात करें, डीएनए अमाउंट, ये सारी चीजें हमें हर एक सेल स्टेज के ऊपर पता होना चाहिए। तो डीएनए अमाउंट यहाँ पर 2n होता है। तो ये दो चीजें याद रखनी है हमें कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर 2n इज इक्वल टू 46 यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए अमाउंट भी कैसा है, यहाँ पर 2n होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम हैं, सारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर। तो हम ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, सिंगल स्ट्रक्चर्ड होंगे। ये आपका सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम, सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे कुछ इस तरीके के होंगे, ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर्ड होंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या है, ओवरी के अंदर आ चुका है। अब क्योंकि ये ओवरी के अंदर आ चुका है, अब इसके आगे फर्दर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल ओवरी के अंदर एंटर हुआ है, ये इतना सफिशिएंट नहीं होता कि जो पूरी नीड है उस पूरी नीड को ये फुलफिल कर सके। तो नीड को फुलफिल करने के लिए ये बेसिकली करता क्या है
ये अगेन माइटोसिस डिवीजन करता है, ध्यान रखना माइटोसिस करता है, मियोटिक नहीं करता, माइटोसिस करता है। माइटोसिस किस लिए करता है? सो दैट कि अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सके और अपने नंबर्स को इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर ले कि बाद में दोबारा से इसको क्या है, दोबारा से डिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े, बार बार ये डिवीजन ना करे। तो ये क्या करता है, इस तरीके से अपने नंबर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। माइटोसिस से क्या करेगा, नंबर को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, बहुत सारे आप यहां पर देख रहे हो कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। अब यहां पर होगा क्या कि ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये क्या करेगा, ये जो ओवरी है आपका, ओवरी के अंदर जो एपिथीलियम सेल होते हैं, फ्लैट एपिथीलियम सेल, फ्लैट एपिथीलियम सेल्स, ये फ्लैट एपिथीलियम सेल्स क्या होंगे, इसके चारों तरफ इस तरीके से आके अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से आके इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। यहां पर ये डायग्राम में बनाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो मे बी इससे हो सकता है लेक्चर लंबा हो जाए, लेकिन आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, यहां पर आके ये हो गया अंदर की तरफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल और इसके चारों तरफ क्या है, फ्लैट एपिथीलियम सेल की, ये जो फ्लैट एपिथीलियम सेल है उसकी एक लेयर आके जम जाती है। और ये फ्लैट एपिथीलियम सेल कहां से आते हैं, आपके ओवरी से आते हैं और ये इसके ऊपर आके जम जाता है, यानी इसके ऊपर एक कवरिंग बना देती है ताकि इसको फॉलिकल बनाना है लास्ट में जाके, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऊगोनिया या ऊगोनिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऊगोनिया बोलेंगे या इसको प्राइमरी ऊगोनिया सेल्स बोल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ये आपके प्राइमरी ऊगोनिया सेल्स हैं। अब ये प्राइमरी ऊगोनिया सेल्स क्या करेंगे, यही प्राइमरी ऊगोनिया सेल बेसिकली यही जाके प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से ये प्राइमरी ऊगोनिया सेल्स होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी ऊगोनिया सेल बनेंगे, ठीक है। अब जब ये प्राइमरी ऊगोनिया सेल बन गए हैं तो अब इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये जो प्राइमरी ऊगोनिया सेल होंगे तो इसमें हमें जानना क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए। अगेन कि ये जो प्राइमरी ऊगोनिया होंगे ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, पहली चीज, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके का और कुछ तो हुआ ही नहीं है तो डिप्लॉयड है। तो ये क्या होगा, 2n इज इक्वल टू अगेन ये 46 होने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और जो डीएनए कंटेंट है, डीएनए कंटेंट वो भी कितना होगा, वो 2n ही होगा, यानी अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। और सारे क्रोमोसोम अगेन यहाँ पर कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रक्चर्ड होंगे। ये कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। अब ये बन चुका है हमारा क्या, प्राइमरी ऊगोनिया सेल्स। अब प्राइमरी ऊगोनिया सेल्स ही आगे जाके क्या बनाने वाली है, प्राइमरी oocytes बनाने वाली है, जो कि आगे जाके बेसिकली ओवम का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जैसे ही प्राइमरी ऊगोनिया सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो इन प्राइमरी ऊगोनिया सेल्स में क्या है कि सारे के सारे प्राइमरी ऊगोनिया सेल सस्टेन नहीं होते, इसमें से बहुत सारे क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा कि कोई एक, ठीक है, इसमें से क्या है, बहुत सारे में से कुछ कुछ प्राइमरी ऊगोनिया जो है, जो प्राइमरी ऊगोनिया सेल है अपने आप का जो साइज है वो इनलार्ज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से क्या है कि कुछ प्राइमरी ऊगोनिया सेल अपना साइज इस तरीके से इनलार्ज कर लेते हैं, ठीक है। और जब ये अपना साइज इनलार्ज करेंगे उसके बाद होगा क्या कि जो जस्ट यहाँ पे एपिथीलियम, फ्लैट एपिथीलियम सेल की लेयर तो ऐसे प्रेजेंट है ही, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पर फ्लैट एपिथीलियम सेल की इस तरीके से लेयर आ जाएगी, इस तरीके से फ्लैट एपिथीलियम सेल की लेयर आ गई है, ठीक है। अब ये जो फ्लैट एपिथीलियम सेल की जो लेयर आई है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ये फॉलिकुलर सेल है क्योंकि यही जाके फॉलिकल्स बनाने वाली है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें से ये इनलार्ज ऊगोनिया सेल है, उसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल है, इस स्ट्रक्चर को अब हम नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। इसको क्या नाम देंगे, प्राइमरी oocyte। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, एक बार अगर प्राइमोर्डियल जर्म सेल प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या है, कोई भी माइटोसिस डिवीजन नहीं होगा। यहां पर कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होगा। एक बार ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या है, अब कोई माइटोसिस डिवीजन नहीं होगा। अब यही जो प्राइमरी oocyte है यही आगे जाके पूरा का पूरा बेसिकली ओवम का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है।
अब यहां पर ध्यान रखना है कि इसके बाद आने के बाद अब माइटोसिस डिवीजन नहीं होता, प्राइमरी oocyte जैसे ही बन गया अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइटोसिस स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइटोसिस स्टॉप्स, माइटोसिस स्टॉप्स। इससे पहले भले ही जितनी बार माइटोसिस होना हो, नंबर इंक्रीज करना हो, वो सारी प्रोसेस होंगे, लेकिन जैसे ही प्राइमरी oocyte बना उसके बाद माइटोसिस डिवीजन अब नहीं होगा, जितना होना था हो चुका है। अब इसके बाद जब भी होगा वो कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा या रिडक्शनल डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अब प्राइमरी जो oocyte अब बना है इसके बारे में भी थोड़ी चीजें जान लेते हैं। सबसे पहली चीज कि ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड ही होगा। डिप्लॉयड का मतलब कि यहां पर भी 2n इज इक्वल टू 46 ही होने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है, डीएनए वो भी कितना होने वाला है, 2n होने वाला है, और उसके बाद ये सारे के सारे सिंगल स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अभी जो प्राइमरी oocyte है, यही प्राइमरी oocyte क्या है, अब पूरे फीमेल के अंदर जब तक वो जिंदा रहेगी आफ्टर बर्थ, ये जो प्राइमरी oocyte है इसका एक बार जितने नंबर बन जाते हैं यही बाद में जाके क्या है कि ओवम में कन्वर्ट होने वाले, ठीक है। तो जनरली क्या है आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 मिलियन होती है। ये 2 मिलियन के करीब बनता है प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि प्राइमोडियल जर्म सेल से 2 मिलियंस के अराउंड क्या है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हर ओवरी के अंदर। ये चीज आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte है, अब इसको फर्दर आगे की तरफ या आगे का डेवलपमेंट होना है। तो अब आगे का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो आगे का डेवलपमेंट अब ध्यान दे, अब माइटोसिस तो होगा नहीं, अब कौन सा डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो अब नाम याद रखना है कि अब यहां पर एक स्पेशल डिवीजन स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मियोटिक डिवीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे मेंशन कर देता हूं, जो मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और फिर होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को आप बोलते हो रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आधे रह जाते हैं, और जो मियोसिस डिवीजन, जो मियोसिस सेकंड होता है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं होता, ये इक्वेशनल डिवीजन ही कहलाएगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिवीजन है उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, यानी जो मियोटिक डिवीजन 1 है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, लेकिन सेकंड वाले में क्या है कि कोई भी चेंजेस नहीं होता, वो माइटोसिस के जैसा ही होता है, वो इक्वेशनल डिवीजन होगा, ठीक है। सो ओवरऑल जब मियोटिक डिवीजन खत्म हो जाता है तो फाइनली हमें लास्ट में क्या होता है, 4 सेल्स मिलते हैं। तो यानी मियोटिक डिवीजन के लास्ट में जब दोनों मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड खत्म हो जाएगा तो फाइनली हमें 4 सेल मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जनरली जैसे ही प्राइमरी oocyte बन गया है, अब प्राइमरी oocyte के बनते ही अब यहां पर क्या होगा कि मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। और कौन सा मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, मियोटिक फर्स्ट होगा, यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहां पर स्टार्ट होगा। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सेल को अब क्या है, डिवाइड करना है, तो जब सेल को डिवाइड करना होगा तो उस केस में ये अपना डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होगा, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन जब स्टार्ट होगा तो अब यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होगा। यानी डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि डीएनए का जो अमाउंट है वो अब इंक्रीज होगा। अब क्या होगा, डीएनए का अमाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो जैसे ही मियोटिक डिवीजन होना स्टार्ट होता है तो मियोटिक, ध्यान रखेंगे कि जो मियोटिक फर्स्ट है, जो मियोटिक फर्स्ट है वो कन्वर्ट होता है आपका किसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब प्रोफेज के अंदर भी फर्दर स्टेजेस होते हैं, एक होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस। इस तरीके से ये फर्दर स्टेजेस होते हैं प्रोफेज के, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है और मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होते ही वो प्रोफेज में एंटर करता है, तो प्रोफेज में जैसे ही एंटर करेगा तो उसको ये जो आपके 5वें स्टेप है इसको क्लियर करना होगा। क्लियर करने के बाद तब वो क्या है, मेटाफेज में जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेल होता क्या है, अब यहाँ पर देखने को हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रेंज चीज हमें देखने को मिलती है। ये हमारा प्राइमरी oocyte है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ इस तरीके से चारों तरफ अब क्या है, यहां पर फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये इस तरीके से फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होंगे।
जैसे ही मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं अब इनको नाम देना स्टार्ट करेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल। इसको क्या नाम देंगे? अब इनिशियली हम फॉलिकुलर सेल्स बोल रहे थे या फ्लैट एपिथेलियम सेल्स बोल रहे थे, अब इसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? ये हो गया प्राइमोडियल, प्राइमोडियल फॉलिकल बोलेंगे। इसको याद रखना है, इसको क्या नाम देंगे? इसको प्राइमोडियल फॉलिकल बोलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ये जो सेल आप देख रहे हो ये क्या है आपका? ये अभी भी प्राइमरी oocyte ही कहलाएगा, लेकिन इस प्राइमरी oocyte के अंदर अब कुछ बदलाव हो चुके हैं। अब बदलाव क्या हो चुके हैं? ये बदलाव हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, क्योंकि यही आगे जाके हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला है। तो मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हुआ तो डीएनए रेप्लिकेट होगा। ठीक है, अब जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए का अमाउंट बढ़ चुका है। ठीक है, सो यहां पर इस पर्टिकुलर जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के अंदर आपको रेप्लिकेटेड डीएनए देखने को मिलेगा, यानी डीएनए का कंटेंट बढ़ चुका है। जो पहले अब तक 2n पढ़ रहे थे, अब डीएनए का कंटेंट कितना हो चुका है? 4n हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डुप्लीकेशन हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम क्या हो चुका है? डुप्लीकेटेड हो गया। अब तक क्या था? सारा सिंगल स्ट्रक्चर था, सारा का सारा क्या था? सिंगल स्ट्रक्चर्ड। लेकिन अब क्या हो जाएगा? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हो जाएगा, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर अभी भी रहने तो सेम वाला ही है, यानी 2n इज इक्वल टू 46 ही होगा, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? डबल स्ट्रक्चर हो जाएंगे, डबल स्ट्रक्चर। अब ये डबल स्ट्रक्चर और ये सिंगल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको मैंने अपने पहले वीडियो में बना रखा है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर डीएनए मतलब कि इस तरीके से क्रोमोसोम हो जाता है, पहले क्रोमोसोम कुछ इस तरीके था, अब क्या हो गया? क्रोमोसोम ऐसा हो गया, तो इसको डबल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम की जो नंबर्स है वो सेंट्रोमियर से काउंट करते हैं, तो सेंट्रोमियर के नंबर में कोई बदलाव नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ ये जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड की संख्या बदल गई है। ठीक है, इसलिए क्रोमेटिड का संख्या जब डबल हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? डबल स्ट्रक्चर्ड बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? डबल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना है कि अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte था उसने डिवीजन स्टार्ट किया, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट किया और मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया। तो जैसे ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करेगा उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अपने आप को डबल स्ट्रक्चर कर लेंगे और ये बढ़िया से पूरा का पूरा क्या है? काम करना स्टार्ट कर रहा था। ये बढ़िया से बढ़िया क्या है? अपना काम करना स्टार्ट कर रहा था। तो यहां पर जैसे ही ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, प्रोफेज में एंटर करता है, ये क्या होगा? ये बेचारा स्ट्रक्चर प्रोफेज में एंटर करता है, प्रोफेज में एंटर करता है। प्रोफेज में भी सबसे पहले किसके अंदर जाएगा? आपका लेप्टोटीन में जाएगा। लेप्टोटीन के बाद, लेप्टोटीन को क्रॉस करने के बाद ये जाइगोटीन में चला जाता है, जाइगोटीन को क्रॉस कर लेता है, फिर पैकाइटीन में जाता है। लेकिन जैसे ही ये डिप्लोटीन में आता है, डिप्लोटीन में जैसे ही आता है, वैसे ही क्या होगा? इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये जो प्राइमरी oocyte है, डिप्लोटीन में आके ये अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद ये आगे जाके फर्दर, यानी अब ये रेप्लिकेशन, या बोल सकते हैं कि इसके अंदर मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट एट डिप्लोटीन स्टेज, यानी इसको यहां पर रोक दिया जाएगा, इसको पूरा मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट है, प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब कि अभी जो बच्चा है वो मदर के वॉम्ब में है और मदर के वॉम्ब में यहां तक का डेवलपमेंट होता है। यानी जैसे ही प्राइमरी oocyte मियोटिक फर्स्ट डिवीजन करना स्टार्ट करता है, वो डिप्लोटीन स्टेज में आके अरेस्ट हो जाता है और ये इसी स्टेज में तब तक रहता है जब तक फीमेल जो बॉडी है वो डिलीवर होके उसके बाद क्या है, वो उसके अंदर प्यूबर्टी ना आ जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, टिल प्यूबर्टी तक ये क्या होगा? इसी फेज में अरेस्टेड होगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो एक बार मैं इस प्रीनेटल जो डेवलपमेंट है इसको समअप कर देता हूं, फिर उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या पढ़ा कि इनिशियली जब 4th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ होता है तो वहां पर यॉर्क सैक के अंदर प्राइमोडियल जर्म सेल्स देखने को मिलते हैं। ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या है? डिवाइड होने के बाद क्या है? फिर ओवरी के अंदर माइग्रेट करते हैं। ओवरी के अंदर माइग्रेट करने के बाद इनके अंदर माइटोसिस होता है, सो दैट कि अपने नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद इनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ऊगोनिया सेल्स बोलना स्टार्ट करेंगे।
इसके चारों तरफ फ्लैट एपिथेलियम सेल्स की एक लेयर बन जाती है। उसके बाद क्या है, इनमें से कोई भी एक oogonia सेल्स अपने आप को साइज में इंक्रीज कर लेगा और जिसको हम प्राइमरी oocyte बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होना स्टार्ट होता है, लेकिन मियोसिस से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जिसकी वजह से ये जो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर आपके डीएनए कंटेंट बढ़ जाते हैं, 4n हो जाएगा 2n से, और जो ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर तो सेम होंगे लेकिन वो डबल स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस डिवीजन करना स्टार्ट करता है और मियोसिस के प्रोफेज 1 में एंटर करता है। जैसे ही मियोसिस के प्रोफेज 1 में एंटर करता है तो उसको 5 फेजेस से होकर गुजरना होता है, लेकिन वो क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकाइटिन तो क्रॉस कर चुका होता है, लेकिन जैसे ही डिप्लोटीन स्टेज में आता है वैसे इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी अब इसके बाद ये आगे के प्रोसेस के जो प्रोग्रेशन है, आगे का जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स है या जो आगे का प्रोसेस है वो नहीं कर पाता, इसी फॉर्म में आके ये अरेस्ट हो जाता है। जैसे ही ये अरेस्ट होगा, और ये इस फॉर्म में कब तक अरेस्ट होगा, जब तक कि फीमेल पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाए, उसके बाद उसकी डिलीवरी ना हो जाए, यानी आगे डेवलप ना हो जाए, यानी ये प्यूबर्टी तक, यानी फीमेल में जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती, टिल प्यूबर्टी उसके ओवरी के अंदर यही प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है उस समय फीमेल की ओवरी के अंदर प्राइमोडियल जर्म सेल्स या प्राइमरी oogonia सेल्स नहीं होते, उसके ओवरी के अंदर प्राइमरी oocytes होते हैं जो कि आपके डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब फीमेल बेसिकली जब मदर के वॉर्म के बाहर आ जाती है टिल प्यूबर्टी, ये जो संख्या होती है प्राइमरी oocyte की वो कितनी होती है, 2 मिलियंस के अराउंड होती है ईच ओवरी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये 2 मिलियंस होगा, ठीक है। अब क्या है, ये जो प्राइमरी oocyte है ये फीमेल ओवरी के अंदर बिल्कुल अरेस्टेड फॉर्म में रहेगा और वेट करेगा कि फीमेल प्यूबर्टी अटेन करे, और फीमेल प्यूबर्टी क्या है 10 से 12 साल की एज में अटेन करती है, ठीक है। तो जब जैसे ही 10 से 12 साल आता है, फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है, उसके बाद अब नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको हम पोस्ट नेटल डेवलपमेंट बोलेंगे। अब हम क्या है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये प्री नेटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझेंगे प्री नेटल की जगह पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। तो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें यहां पर, तो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में होगा क्या, तो अभी पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं। तो अब फीमेल क्या है डिलीवर हो चुकी है, अब क्या है वो प्यूबर्टी अटेन करने वाली है, ठीक है। तो जब वो प्यूबर्टी अटेन करेगी तो उस समय तक उसके ओवरी के अंदर क्या होगा, उसके ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा प्राइमरी oocyte, क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी oocyte देखने को मिलेगा, जो कि बेचारा अरेस्टेड फॉर्म में है। और कौन से अरेस्टेड फॉर्म में है, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके चारों तरफ इस तरीके से आपको ये फॉलिकल्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, एज द फीमेल अटेन्स प्यूबर्टी, यानी हम बात कर रहे हैं 10 से 12 साल की, ठीक है। अब जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी अटेन करेगी उस समय तक ये जो प्राइमरी oocyte है उसकी जो संख्या है वो भी कम हो चुकी होगी, और प्यूबर्टी आते आते तक इसकी जो संख्या है वो लगभग 40,000 रह जाती है, ठीक है। सो एट प्यूबर्टी की बात करें तो जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी के समय जो ये प्राइमरी oocyte है इसकी जो संख्या है वो कितनी रह जाती है, मात्र 40,000 रहती। कहाँ 2 मिलियन था, अब वो 2 मिलियन से घट के कितनी रह जाती है, आपकी मात्र 40,000 रह जाती है, ठीक है। और इसके चारों तरफ इस तरीके से आपको प्राइमोडियल फॉलिकल वाले स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी आते ही फीमेल्स के अंदर हार्मोनल बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब जैसे हार्मोनल चेंजेस आएंगे तो सबसे पहले FSH हार्मोन यहाँ पे आके एक्ट करता है। FSH का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जो अरेस्टेड फॉर्म है इसको स्टिमुलेट करना स्टार्ट करेगा। अब इसको कहेगा भैया अब तू अरेस्ट हुआ पड़ा है, अब उठना स्टार्ट करो, फॉलिकल डेवलप करना स्टार्ट करो, क्योंकि आगे का प्रोसेस भी तो चलाना है, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये बेसिकली आपके oocyte पर वर्क नहीं करता, ये फॉलिकल्स के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि नाम ही क्या सजेस्ट करता है, आप नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके इस पर्टिकुलर ये जो अरेस्टेड वाला जो प्राइमरी oocyte है इसके ऊपर काम करता है, तो क्या होगा कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जैसे क्योंकि आप प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल गेन करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, इस 40,000 जो प्राइमरी oocyte है इसमें से लगभग 5 से, इसमें से जनरली जो आपके 5 से 15, 5 से लेके 15 फॉलिकल्स आगे की तरफ डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 से 15 जो फॉलिकल्स है वो आगे की तरफ डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, और डेवलप कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं जरा सा। तो यहां पर होगा क्या कि ये जो फॉलिकल है, ठीक है, एफएसएच हार्मोन के आते ही अब इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं, इसके जो चारों तरफ जो सेल्स हैं, अब उन सेल्स का नेचर बदलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहले क्या थे, फ्लैट एपिथेलियम सेल्स थे, अब इनका जो नेचर है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब नेचर बदलता रहता है तो इनिशियली जो ये आपका पहला बनता है, यानी जो अरेस्टेड के बाद ये जो पहला फॉलिकल बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। इसको ग्रोइंग फॉलिकल बोलेंगे। ग्रोइंग फॉलिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो फॉलिकल है, जो सेल्स है वो अपना नेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स आर चेंजिंग इट्स नेचर, सेल अपना नेचर बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही सेल अपना नेचर बदल देते हैं, बदलने के बाद एक नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। अब ये नया स्ट्रक्चर क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। तो सबसे पहले अंदर की तरफ ये हो गया आपका प्राइमरी oocyte, जो अभी भी अरेस्टेड फॉर्म में है, डिप्लोटीन फेज में। पीओ का मतलब है प्राइमरी oocyte, ठीक है, जो कि अभी भी अरेस्टेड है, लेकिन बदलाव हो चुका है किसमें, फॉलिकल्स के अंदर। फॉलिकल जो सेल है, फॉलिकल सेल अपना नेचर बदल चुका है। नेचर कैसे बदल चुका है, जो पहले फ्लैट एपिथेलियम हुआ करता था, अब फ्लैट एपिथेलियम से इसका नेचर बदल चुका है। फ्लैट एपिथेलियम से ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये क्या है, फ्लैट एपिथेलियम से अब किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर। और ये जो इसके चारों तरफ जो लेयर्स है, वो लेयर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ जाती है। पहले सिंगल लेयर था, अब ये लेयर्स की जो नंबर्स है, जो संख्या है, वो भी बढ़ जाता है। तो बेसिकली अब ये क्या बन चुका है, मल्टी लेयर। इसको आप क्या बोलोगे, मल्टी लेयर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये कुछ इस तरीके से अपना नेचर बदल चुका होता है। उसके अलावा ये एक और काम करता है। ये क्या काम करता है कि ये जो ओवरी है, ओवरी के स्टोमा सेल से कुछ कनेक्टिव टिश्यूज को अपने चारों तरफ इस तरीके से और डिपॉजिट करवाना स्टार्ट कर देता है। ओवरी के स्टोमा से कुछ कनेक्टिव टिश्यूज को अपने चारों तरफ और इस तरीके से स्टोर करवाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसको और स्टोर करवाना स्टार्ट कर देता है, और इस टिश्यूज को हम बोलते हैं थीका फॉलिकुलाई। इसको क्या बोलेंगे, थीका फॉलिकुलाई बोलेंगे। और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपके, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, उसको अब हम क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल बोलेंगे। इसको बोलेंगे प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। और इस प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल के अंदर अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है। ध्यान रखना है, अभी oocyte चेंज नहीं हुआ है, प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, जो कि अरेस्टेड है। अरेस्टेड किस में है, डिप्लोटीन स्टेज में है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक और चीज होता है, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये अपने बाहर की तरफ, ये जो प्राइमरी oocyte है ये अपने बाहर की तरफ, और ये जो प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल है ये अपने अंदर की तरफ,
दोनों क्या है, दोनों ही लेयर, ये चाहे oocyte की लेयर हो और या फिर ये ओवेरियन फॉलिकल की लेयर हो, दोनों ही क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करने की वजह से अब क्या होगा कि ओवेरियन, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है और ये जो आपका प्राइमरी oocyte है, इसके बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक कवरिंग बन जाती है। इस तरीके से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम नाम देते हैं जोना पेल्यूसिडा। इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, चीज आपको याद रखना है। तो जोना पेल्यूसिडा बना कैसे, अगर जोना पेल्यूसिडा कैसे बना तो ध्यान रखेंगे, सिक्रीटेड बाय बोथ प्राइमरी oocyte एंड ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल अंदर की तरफ सिक्रीट करेगा और प्राइमरी oocyte बाहर की तरफ सिक्रीट करता है। ठीक है, और बेसिकली ये होता क्या है, ये एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि जो ग्रोइंग फॉलिकल है उसके अंदर ये जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स का के अंदर जो सेल्स है उसका नेचर बदल जाता है। वो अब क्या है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम बन चुका है। ठीक है, अब आगे के जो कहानी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब होगा क्या कि ये जो सेल है इसके अंदर आगे फर्दर प्रोलिफरेशन होगा। इसमें क्या होगा, फर्दर प्रोलिफरेशन, यानी आगे जाके और ये डिवाइड करने की कोशिश कर देगा। तो यहां पे प्रोलिफरेशन होगा, प्रोलिफरेशन। अब प्रोलिफरेशन की वजह से होगा क्या, यहां पर हमें एक अलग सा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। वो स्ट्रक्चर क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बीच में ये आपका प्राइमरी oocyte तो प्रेजेंट है ही। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। नेक्स्ट, प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आपको देखने को मिल रही है। और ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो किसकी है, आप जोना पेल्यूसिडा, मेरे साथ बोलते रहिए तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर अब यहां पर एक एक्स्ट्रा लेयर और है और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, अब ओवेरियन फॉलिकल इस तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियम के कुछ सेल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये अपने चारों तरफ सेल्स बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। और बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन की वजह से हम देखते हैं कि इनके बीच में एक खाली स्पेस बन जाता है। इसमें क्या है, एक खाली स्पेस बनता हुआ दिखता है हमें, यानी क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा तेजी से प्रोलिफरेशन होता है। तो बहुत ज्यादा तेजी से प्रोलिफरेशन की वजह से, यहां पे बहुत ज्यादा तेजी से प्रोलिफरेशन की वजह से यहां पे बीच में एक हमें खाली स्पेस बनता हुआ दिख रहा है। आपको आई होप ये खाली स्पेस बीच में दिख रहा है बनता हुआ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इनके नाम के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो खाली स्पेस बना है, ठीक है, इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं एंट्रम। इसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो प्राइमरी oocyte के साथ ये जो फॉलिकुलर सेल्स के कुछ पार्ट रह जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस oophorus। इसको क्या बोलेंगे, क्यूमुलस oophorus। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो उसको एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ और क्या बदलाव आएगा, जो ये थीका फॉलिकुलाई है, थीका फॉलिकुलाई और ज्यादा डेंस हो जाता है। इसके चारों तरफ क्या है, थीका फॉलिकुलाई बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी लंबी लग रही है या स्लो लग रही है तो इसको क्या है, आप 1.5x पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो थीका फॉलिकुलाई था अब वो थोड़ा डेंस हो जाता है। अब डेंस होने की वजह से जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं थीका इंटरना।
अब ये जो थीका इंटरना और ये जो क्यूमुलस ऊफोरस है, ये आपस में मिलके क्या है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब ये स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार होता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को अब हम नाम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल जो था पहले प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल था, अब ये प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल है, ये अब अपने आप को बदल चुका है। अब ये चाहता है कि अब मेरा नाम बदल दिया जाए, ठीक है। और इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपको और ध्यान देनी है कि यहां पर फॉलिकल तो सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो ऊसाइट है वो अभी भी कैसा है, प्राइमरी नेचर का है, यानी प्राइमरी ऊसाइट है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक अभी हमने क्या देखा कि इनिशियली जो डिप्लोटीन स्टेज में जो अरेस्टेड है, ये यहां पर क्या था, अरेस्टेड एट डिप्लोटीन। तो जैसे ही फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है और वो प्यूबर्टी अटेन करती है, तो प्यूबर्टी अटेन करते समय क्या होगा कि जो प्राइमरी ये जो इसके सिंपल सा प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे, उसके नंबर डिक्रीज होते होते तक क्या हो जाते हैं, 40,000 रह जाते हैं। और 40,000 के बाद क्या होगा, जैसे प्यूबर्टी अटेन करती है तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में क्या है, 5 से 15 फॉलिकल अपने आप को मैच्योर करते हैं। मैच्योर करने के बाद वो प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, देन उसके बाद वो क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे। अब जब सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है, ठीक है, उस केस में तभी इसको लगता है जो प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट बेसिकली एकदम शॉक में आ जाता है, कह रहा है यार सभी चीजों का तो डेवलपमेंट हो रहा है, बट मैं बिल्कुल आइडल बैठा पड़ा हूं, मैं स्टिल बैठा पड़ा हूं, मुझे भी तो डेवलप करना है अपने आप को, मुझे भी तो थोड़ा सा ग्रोथ करवाओ, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके आगे का प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अब इसके आगे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही इसके आगे का फर्दर जब डेवलपमेंट है, जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो मैच्योर होने की कगार पे आता है, जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर होने की कगार पे जाता है, तो बीच में एक टर्शियरी वाला स्टेज और आता है, बट हम उसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली मैच्योर फेज का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके मैच्योर होते ही ये जो आपका प्राइमरी ऊसाइट है, वो जो अरेस्टेड फॉर्म में था, वो अब अपना प्रोग्रेशन स्टार्ट करता है, वो अपना डिवीजन अब कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। सो अब यहां पर क्या है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल स्टार्ट मैच्योरिंग, सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर करना स्टार्ट करता है। और मीनवाइल क्या होगा कि जो आपका प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट completes meiotic फर्स्ट डिवीजन। जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट होता है, तो प्राइमरी जो ऊसाइट है वो अपना मियोटिक डिवीजन 1 को कंप्लीट करता है। जैसे ही मियोटिक डिवीजन 1 कंप्लीट होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मियोटिक डिवीजन 1 रिडक्शनल डिवीजन जैसा होता है, यानी यहां पर क्रोमोसोम नंबर आधे हो चुके होते हैं और उसके बाद क्या है, 2 सेल बनता है, ठीक है। तो अब यहां पर 2 सेल कैसे बनेंगे उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर एक सेल ऐसा बनेगा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट तो ज्यादा रह जाता है, यानी जो प्राइमरी ऊसाइट है वो डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा और 2 सेल बनाएगा। तो इसमें से एक सेल ऐसा बनेगा जिसके अंदर क्रोमोसोम का जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और एक दूसरा सेल बनाता है जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। और ये जो दोनों सेल है वो क्या है, आपको जोना पेलुसिडा लेयर के इस तरीके से अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये जो सेल बना है, जो जिसके अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ध्यान रखना है कि जैसे ही मियोटिक डिवीजन 1 कंप्लीट करता है प्राइमरी ऊसाइट, तो उसके बाद क्या बनाता है आपका, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, और उसके बाद ये जो ऊसाइट बनता है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट। इसको क्या नाम देंगे, इसको सेकेंडरी ऊसाइट नाम देंगे, ठीक है। अब इस सेकेंडरी ऊसाइट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, क्यूमुलस ऊफोरस,
इस तरीके से क्यूमुलस ऊफोरस के सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो लेट मी ड्रॉ इट। तो इस तरीके से यहां पे क्यूमुलस ऊफोरस के सेल बनेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी, जो ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल था, अब वो मैच्योर होता चला जा रहा है। वो क्या है? मैच्योर होता चला जा रहा है। वो इस तरीके से मैच्योर हो चुका है। तो ये जो डायग्राम हमने देखा है, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है आपका सेकेंडरी मैच्योर, सेकेंड नहीं है, सेकेंडरी है ये। तो लेट मी इरेज दिस। ये है आपका सेकेंडरी मैच्योर फॉलिकल। जो सेकेंडरी मैच्योर फॉलिकल होता है, इसी को हम ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी मैच्योर फॉलिकल को हम ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज हमें यहां पर और ध्यान रखना है कि जब ये सेकेंडरी oocyte बनता है, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंडरी oocyte की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले इसका डीएनए कंटेंट। तो अब क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हुआ था, म्योटिक डिवीजन कम, मतलब कि म्योटिक डिवीजन हुआ था, तो ये रिडक्शनल डिवीजन है। तो इस केस में क्या होगा? सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर भी कम हो जाने चाहिए। प्राइमरी oocyte में कितने थे? 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम से क्या हो जाएगा? अब ये रिडक्शनल डिवीजन है, तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। सो क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? क्रोमोसोम इज इक्वल टू 23, ठीक है। क्रोमोसोम हो गए आपके 23, बट ये सारे क्रोमोसोम अभी भी कैसे हैं? डबल स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम आपके CH लिखा है, मतलब क्रोमोसोम 23 हो जाएंगे, ये चीज आपको याद रखना है, बट अभी भी डबल स्ट्रक्चर हो जाएंगे। जो डीएनए कंटेंट है वो भी आधा हो जाएगा। पहले 4n था, अब कितना हो जाएगा? ये 2n हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte, और ये यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बना। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा है, इसको मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल, या इसी को हम क्या नाम देते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। अब जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल के बाद अब क्या है कि LH हार्मोन का सर्ज आ जाता है, ठीक है। फीमेल बॉडी में क्या है? LH हार्मोन, या जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज आता है, ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्ज की वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन से पहले क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पीछे वाला डायग्राम बनाया था, एक बार उसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका? इस तरीके से एक आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी के चारों तरफ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा के जस्ट बाद आपको देखने को मिलता है फॉलिकुलर सेल्स की लाइनिंग। इस तरीके से फॉलिकुलर सेल्स की लाइनिंग, जिसको हम क्यूमुलस ऊफोरस बोल रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे सेल्स की इस तरीके से लाइनिंग्स देखने को आपको मिल रही होंगी। इस तरीके से ये लाइनिंग्स देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये जब लाइनिंग्स बन जाती हैं, फिर हमने क्या बनाया था? यहां पर इस तरीके से एंट्रम, या फिर एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल बनाया था, जिसको हमने ग्रेफियन फॉलिकल नाम दिया था। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। इस तरीके से ये ग्रेफियन फॉलिकल बन गया हमारा। तो ये नाम याद रखना, ये क्या है हमारा? ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ये जो oocyte है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये क्या है हमारा? फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद की चीजें समझते हैं, ठीक है। अब जैसे ही LH सर्ज आता है, ओवुलेशन का टाइम आता है, यानी अब यहां पे क्या आएगा? LH सर्ज, यानी ओव्यूलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
LH सर्च के बाद क्या आ रहा है आपका, ओव्यूलेशन होगा। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्च आता है वैसे ही ओव्यूलेशन होने वाला है, ठीक है। लेकिन ओव्यूलेशन से पहले यहां पर होगा क्या, क्योंकि अभी तक इसने सिर्फ क्या है, मियोसिस फर्स्ट ही कंप्लीट किया है, अभी भी मियोसिस सेकंड बाकी है, ठीक है। सो ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte क्या करता है, स्टार्ट्स मियोसिस सेकंड। ये क्या कर देता है, मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर देता है। और मियोसिस सेकंड जैसे ही स्टार्ट करता है, ये मियोसिस सेकंड का प्रोफेज कंप्लीट कर लेता है। मियोसिस सेकंड में ये करता क्या है, ये मियोसिस सेकंड है। मियोसिस सेकंड में ये क्या है आपका, प्रोफेज कंप्लीट कर लेता है। और प्रोफेज के बाद जैसे ही मेटाफेज में आता है, जैसे ही ये मेटाफेज में आएगा, वैसी अगेन अब इसके साथ फिर से एक मिसहैप होगा। और वो क्या होगा कि अगेन सेल को अरेस्ट कर लिया जाएगा, अगेन अरेस्ट एट मेटाफेज। तो ये मियोसिस सेकंड की क्या है, मेटाफेज में जाके अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मेटाफेज में जाके ये अरेस्ट होगा। और इसी केस में क्या होगा, ध्यान रखना है आपका, अब होगा क्या कि जब ये मेटाफेज है तो जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के केस में जो एग रिलीज होगा उसको मैं यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये क्या है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन है, ठीक है। तो जैसे ही ये ओव्यूलेट करेगा, ओव्यूलेशन के समय में सिचुएशन क्या है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। तो ओव्यूलेशन के समय में सिचुएशन कुछ ऐसी है हमारी कि सेकेंडरी oocyte, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, लेकिन ये क्या है, अरेस्टेड है, ठीक है। इसके चारों तरफ इस तरीके से आपको जोना पेल्यूसिडा देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ क्यूमुलस oophorus जो सेल्स हैं वो आपको कुछ एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज होके इस तरीके से, स्पेशल पैटर्न में सारे के सारे जो क्यूमुलस oophorus सेल्स हैं वो इस तरीके से बाहर निकलते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारे क्यूमुलस oophorus जो सेल्स हैं ये इस तरीके से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो सेल है, जो क्यूमुलस oophorus का जो सेल है, वो एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम हो जाता है कोरोना रेडिएटा। इसको क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। उसके जस्ट नीचे क्या होगा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज, ठीक है, ऑफ मियोसिस सेकेंड, ठीक है। और ये आप देख ही रहे हो, ये क्या है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। यानी जब फीमेल एग ओव्यूलेट करती है, उस ओव्यूलेशन के समय में आप देखेंगे उसके एग कौन सी स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है, जो मियोसिस सेकंड के मेटाफेज में अरेस्टेड होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इस फेज में ये अरेस्टेड होगा। बाकी जो बचा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल का जो पार्ट रह जाता है, जो बचा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल का पार्ट जो रह जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, कॉर्पस लूटियम में, ठीक है। और ये कॉर्पस लूटियम बेसिकली क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सिक्रीट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो ओव्यूलेशन हुआ है, ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte फेज में यहां पर बना रहता है, ठीक है। अब क्या है, अगर स्पर्म फीमेल ट्रैक में नहीं आता है, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, अगर स्पर्म नहीं आता है तो ये जो आप सेकेंडरी oocyte जो देख रहे हो, जो अरेस्टेड फॉर्म में है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के जो सेल्स हैं ये इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्पर्म आता है तो इसके बाद की चीजें आती है, इसके बाद की चीजें फिर
अब होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इफ स्पर्म पेनिट्रेट्स, अगर स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो, ठीक है। अभी क्या है, अगर स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करेगा तो ये तो एज इट इज ही निकल जाएगा, लेकिन अगर स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा उसको समझने की अब कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बोर नहीं कर रही होंगी, सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी। अगर एक बार आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको क्या है, सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है बहुत डिटेल में आप मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो डायग्राम्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये क्यूमुलस oophorus के कोरोना रेडिएटर सेल्स हैं। ये क्राउन लाइक अरेंजमेंट करते हैं इसलिए इसको कोरोना रेडिएटर नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। तो ये आ गया। अब यहां पर होगा क्या, जो स्पर्म है, स्पर्म जैसे ही सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट करता है, यानी जोना पेलुसिडा वाला लेयर से पेनिट्रेट करता है oocyte से, अब इसके अंदर बदलाव होने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब कैसे बदलाव होना स्टार्ट होगा, जैसे स्पर्म इसको टच करता है, इसको बोलते हैं मैजिकल टच ऑफ स्पर्म। स्पर्म के टच से, स्पर्म के टच से अभी जो सेकेंडरी oocyte जो अरेस्टेड था, अब ये अपना क्या है, मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है, ठीक है। जैसे ही स्पर्म आके पेनिट्रेट करेगा वैसे ही क्या करेगा, ये कंप्लीट्स इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन, यानी जो अरेस्टेड फॉर्म में था अब वो कंप्लीट करेगा। अब कंप्लीट कैसे करेगा तो उसको समझते हैं। तो जनरली कंप्लीट कैसे करेगा, तो ये आ जाएगा फर्टिलाइज्ड एग। तो सबसे पहले इसके कंप्लीशन से क्या बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग बनेगा। एफ लिख रहा हूं मैं, एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, फर्टिलाइज्ड एग बनेगा। उसके बाद जैसे ही सेकेंडरी oocyte आपस में जैसे ही ये अपना मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करेगा तो अब क्या है कि फिर से 2 सेल बनने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte ने फर्टिलाइज्ड एग में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एक यहां पर पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है। ये पोलर बॉडी बनेगा और जो पहले से पोलर बॉडी प्रेजेंट था वो पोलर बॉडी क्या है, वो डिवाइड होके 2 और पोलर बॉडी में बना देगा। तो इस तरीके से टोटल 3 पोलर बॉडी बनते हैं, ठीक है। और साथ के साथ हमें क्या मिलता है, फर्टिलाइज्ड एग बनता है, ठीक है। बाकी क्या मिलेगा, फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ओव्यूलेशन हमारा कंप्लीट होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और यहां पर एक और चीज हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं जो हम कंटिन्यूअसली कर रहे थे। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, इस फर्टिलाइज्ड एग को हम बेसिकली डेफिनेटिव ओवम बोलते हैं। इसको क्या नाम देंगे, डेफिनेटिव ओवम। ये सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर सारे के सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 क्रोमोसोम होंगे। और जो पहले डबल स्ट्रक्चर थे अब वो क्या हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रक्चर। हमने देखा था ना सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या था, सारे डबल स्ट्रक्चर थे, लेकिन अब क्या हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है। जो डीएनए कंटेंट है वो भी आधा हो जाता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। डीएनए कंटेंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जो 2n था उससे वो कितना हो जाएगा, n में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीएनए कंटेंट भी आपका हाफ हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पोस्ट जो नेटल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो oogenesis है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो oogenesis होता है, oogenesis के अंदर हमें 3 फेजेस देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें से एक होता है आपका मल्टीप्लीकेशन फेज। और ये मल्टीप्लीकेशन फेज तब चल रहा होता है जब फीमेल फीटस क्या है, मदर के वॉर्म या यूट्रस में हो रहा होता है। उस कंडीशन में जो oogoonium सेल्स का फॉर्मेशन होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रोथ फेज आता है, ठीक है। ये क्या होगा, ये ग्रोथ फेज आपको हर मंथ देखने को मिलता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के केसेस में आता है। और उसके बाद लास्ट क्या होता है, आपका मैचुरेशन फेज होता है। तो ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा जो oogenesis है उसके अंदर 3 फेजेस आते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको oogenesis बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।